नमस्कार बच्चों, मैं श्रीमती ममता त्रिपाठी आज आपके समक्ष जीव विज्ञान विषय के एक अध्याय जीव एवं समष्टि के अंतर्गत पारस्परिक अंतरक्रियाएं लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। तो आइए हम जानते हैं जीव एवं समष्टि के अंतर्गत पारस्परिक अंतरक्रियाएं क्या होती हैं। आज के इस अध्याय के मुख्य बिंदु हुए हैं समष्टि पारस्परिक अंतरक्रियाएं, सकारात्मक अंतरक्रियाएं जिसके अंतर्गत सहोपकारिता व सहभोजिता के बारे में हम पढ़ेंगे, नकारात्मक अंतरक्रियाएं जिसके अंतर्गत प्रतिस्पर्धा, परभक्षिता व परजीविता के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए हम सबसे पहले जानते हैं कि समष्टि पारस्परिक अंतरक्रियाएं क्या है। पृथ्वी पर कोई भी जाति अकेले नहीं रह सकती। जैविक समुदाय के विभिन्न सदस्यों में पारस्परिक संबंध व अंतरक्रियाएं होती हैं। जब ये अंतरक्रियाएं एक ही जाति के सदस्यों में होती हैं तो इसे हम अंतराजातीय अंतरक्रियाएं कहते हैं, और जब ये क्रियाएं भिन्न जाति के सदस्यों के बीच होती हैं तब हम इसे अंतरजातीय अंतरक्रियाएं कहते हैं। अर्थात इस पृथ्वी पर जितने भी जीव पाए जाते हैं वे एक तो समूह में होते हैं, इनके समुदाय होता है, और समुदाय में रहने वाले, ये समष्टि में पाए जाने वाले सभी जीवों के बीच में पारस्परिक अंतरक्रियाएं होती रहती हैं। अब ये जो अंतरक्रियाएं हैं वह एक ही जाति के जीव में के बीच भी हो सकती हैं, जिसे हम अंतराजातीय अंतरक्रियाएं कहते हैं, और भिन्न जाति के सदस्यों के बीच में भी हो सकती हैं, जिनको हम अंतरजातीय अंतरक्रियाएं कहते हैं। ये जो पारस्परिक क्रियाएं हैं यह दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती है सकारात्मक अंतरक्रियाएं जिसे हम पॉजिटिव इंटरेक्शन कहते हैं, और दूसरी होती है नकारात्मक अंतरक्रियाएं जिसको कि हम नेगेटिव इंटरेक्शन भी कहते हैं। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं सकारात्मक अन्योन्य क्रिया के बारे में। इसमें जीव या समष्टि आपस में एक दूसरे की सहायता करते हैं, जिसमें एक दूसरे को लाभ होता है। अर्थात सकारात्मक अन्योन्य क्रियाएं वे क्रियाएं हैं जिसमें कि जीवों को लाभ पहुंचता है। ये जो अंतरक्रियाएं हैं यह है सहजीविता जिसे हम सिम्बायोसिस कहते हैं। सिम्बायोसिस के अंतर्गत हम सहोपकारिता और सहभोजिता का अध्ययन करते हैं। दूसरा जो प्रकार है सकारात्मक अन्योन्य क्रिया का वह है अपमार्जन, जिसको हम स्कैवेंजिंग भी कहते हैं। तीसरा प्रकार है आद्य सहयोग या प्रोटो कोऑपरेशन। तो ये तीन प्रकार की अन्योन्य क्रियाएं जो हैं, पारस्परिक क्रियाएं, ये हमें जीवों के बीच देखने को मिलती हैं। ये तीनों क्रियाएं सकारात्मक अन्योन्य क्रियाएं, जिसमें कि जिन जीवों के बीच ये क्रिया होती है उन जीवों को लाभ होता है। आइए इन अंतर क्रियाओं को हम इस वर्गीकृत चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। सहजीविता दो प्रकार की होती है, सहोपकारिता और सहभोजिता। सहोपकारिता भी दो प्रकार की होती है, अविकल्पी और विकल्पी सहोपकारिता। सहभोजिता के भी दो प्रकार देखे गए हैं, पहला है असत और दूसरा होता है, पहला है सतत और दूसरा होता है असतत। सतत सहभोजिता भी दो प्रकार की होती है, बाह्य सहभोजिता और अंतः सहभोजिता। आइए सबसे पहले हम सहजीविता या सिम्बायोसिस क्या है इसके बारे में जानें। यह दो विभिन्न जीवों के मध्य सहसंबंध है जिसके फलस्वरूप एक या दोनों जीवों को लाभ पहुंचता है, किसी भी जीव को हानि नहीं पहुंचती। यह संबंध दो जीवों के मध्य भोजन, आवास, आधार व परिवहन के लिए हो सकता है। इस चित्र में आप
सहजीविता के उदाहरण को देख रहे हैं, जिसमें कि जीवों के बीच आपस में परस्पर सहयोगात्मक संबंध है। एक जीव दूसरे जीव को सहारा दे रहा है, एक जीव जो है वो चलन का कार्य कर रहा है और दूसरा जीव जो है वो अन्य जीव को आधार प्रदान कर रहा है। इस तरह से जब कभी भी दो जीव आपस में साथ में रहते हैं और एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, इस प्रकार के जीवन को सहजीवन और इस प्रकार के जो जीवित रहने की जो प्रवृत्ति है या जो गुण है उसको हम सहजीविता कहते हैं। सहजीविता का पहला प्रकार है सहोपकारिता, जिसे हम म्यूचुअलिज्म भी कहते हैं। बेरी नामक वैज्ञानिक के अनुसार साथ साथ जीवन व्यतीत करना सहोपकारिता कहलाता है, जिसमें जीव जो साथ में रहते हैं उन दोनों जीवों को लाभ होता है। यह संबंध दो प्रकार से देखा गया है। पहला है अविकल्पी सहोपकारिता, जिसे हम ऑब्लिगेटरी म्यूचुअलिज्म कहते हैं। दूसरा होता है विकल्पी सहोपकारिता, जिसे हम फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म भी कहते हैं। इस चित्र में हम देख रहे हैं सहोपकारिता के उदाहरण को, जिसमें कि एक पुष्प पर एक फ्लाई है जो कि उस पर बैठी हुई है और ये जो फ्लाई है यह पुष्प से मकरंद प्राप्त करती है और इसके बदले में यह पुष्प के परागण में सहायता करती है। सहोपकारिता भी दो प्रकार की होती है। पहली है अविकल्पी सहोपकारिता और दूसरी होती है विकल्पी सहोपकारिता। तो सबसे पहले यहाँ हम बात करते हैं अविकल्पी सहोपकारिता की। इसमें दोनों जीवों के बीच सतत संबंध पाया जाता है। यह संबंध दोनों जीवों के बीच स्थायी रूप से होता है, जिसमें दोनों सहजीवी शरीर क्रियात्मक रूप से एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। इसका उदाहरण है लाइकेन, राइजोबियम जीवाणु का लेग्यूमिनस जड़ों पर पाया जाना। सबसे पहले हम बात करते हैं लाइकेन की। लाइकेन आपस में संबंध है शैवाल और कवक का। शैवाल और कवक जब आपस में शरीर क्रियात्मक रूप से एक दूसरे के साथ रहते हैं तो यह सहजीवन व्यतीत करते हैं और क्योंकि ये हमेशा एक दूसरे के साथ ही रहकर अपना जीवन यापन कर सकते हैं, इसलिए हम इसको अविकल्पी सहोपकारिता कहते हैं। दूसरा जो उदाहरण है वह है राइजोबियम जीवाणु का, जो कि लेग्यूमिनस जड़ों पर पाया जाता है। लेग्यूमिनस जड़ें मतलब लेग्यूमिनस पौधे मतलब ऐसे पौधे जो कि फली उत्पन्न करते हैं। फलीदार पौधों की जो जड़ें होती हैं उनको हम लेग्यूमिनस जड़ें या लेग्यूमिनस रूट कहते हैं। इन जड़ों में गठाने पाई जाती हैं और इन गठानों में ये राइजोबियम जीवाणु पाए जाते हैं। ये जो जड़ें हैं इन जीवाणुओं को रहने के लिए स्थान देती हैं। इसके बदले में ये जो जीवाणु हैं वह वातावरण की नाइट्रोजन को स्थिरीकृत करके भूमि में फिक्स कर देता है, स्थिरीकृत कर देता है, जिससे भूमि उपजाऊ हो जाती है और यह दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। इस प्रकार का जो जीवन है या इस प्रकार की जो अंतरक्रिया है इसको हम अविकल्पी सहोपकारिता कहते हैं। दूसरा जो प्रकार है सहोपकारिता का वह विकल्पी सहोपकारिता कहलाता है। इसमें दोनों जीवों के बीच सतत संपर्क कम समय के लिए होता है। इस संपर्क में दोनों ही जीवों को लाभ होता है, किंतु पोषण संबंधी आवश्यकताएं एक की ही पूरी होती हैं, जैसे कि पौधों में परागण का होना। यहाँ पर आप इस चित्र में देख रहे हैं कि एक बटरफ्लाई एक पुष्प पर बैठी हुई है। यहाँ पर ये जो बटरफ्लाई और इस पुष्प का संबंध है यह विकल्पी सहोपकारिता का उदाहरण दर्शा रहा है। ये बटरफ्लाई इस पुष्प से मकरंद प्राप्त करती है, अर्थात पुष्प इस बटरफ्लाई के
पोषण की आवश्यकता को पूरा कर रहा है, किंतु बटरफ्लाई क्या कर रही है, इस पुष्प की जो परागकण है वो अपने पंखों पर लेकर दूसरे पुष्प पर पहुंचती है और परागण की क्रिया में सहायता करती है। तो इस प्रकार की जो सहोपकारिता है वह विकल्पी सहोपकारिता कहलाती है। आइए बात करते हैं हम सहभोजिता की। जब दो जीव साथ में रहते हैं लेकिन दोनों के बीच किसी प्रकार का शरीर क्रियात्मक संबंध ना हो, तो ऐसे जीवों को सहभोजी तथा इस घटना को सहभोजिता कहते हैं। इस संबंध में एक जीव को लाभ तथा दोनों में से किसी को भी हानि नहीं पहुंचती। यह जो संबंध है यह दो प्रकार का होता है। पहला है सतत सहभोजिता, जिसे हम कंटिन्यूअस कमेंसलिज्म कहते हैं, और दूसरा होता है असतत सहभोजिता, जिसको हम डिसकंटिन्यूअस कमेंसलिज्म कहते हैं।